नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के माध्यम से आपके उत्तर लिखने की क्षमता को बहुत ही बेहतरीन करना है। इस क्रम में 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में आरएस मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से लिखते हैं और वहां पर किस प्रकार की शैली की आवश्यकता होती है दोस्तों, ताकि आपके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आप मुख्य परीक्षा में प्राप्त कर सकें। ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञान तो हर किसी के पास में होता है, लेकिन ज्ञान का वितरण, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉलेज, बहुत कम लोगों के पास में होता है। जैसे पंचायती राज क्या है, पंचायती राज की स्थापना कब हुई, मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें 15 शब्दों में लिखना होता है, वो आप किस प्रकार से लिखोगे, उस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज हमने आरएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सेगमेंट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक आज हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को मैं 15, 50 और 100 शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास पूरा करूंगा। इस क्रम में आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज से हम एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, ताकि आपके सामने बहुत बेहतर चीजें पहुंच सके। तो इस क्रम में आप देखिए, सबसे पहले मैंने आज भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक आपके सामने लिया है उसका नाम है केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो टॉपिक मैंने आज आपके सामने लिया है। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के से आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा चीजें यहाँ पर दी गई। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इसी नोट्स के साथ आपको पूरा पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि आप अपना बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें। इस क्रम में आप देखोगे, सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिया जो आपके सामने केंद्रीय मंत्री परिषद लिया। उस केंद्रीय मंत्री परिषद से आरएस मुख्य परीक्षा से कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं वो जो है, जैसे नंबर 1, क्या केंद्रीय मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है? इज द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ऐसे क्वेश्चन आपके 15 शब्दों में आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में सामान्यतः मंत्रियों कितने प्रकार होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। मंत्री परिषद के दृष्टिकोण से सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी एग्जाम में 100 वर्ड्स में पूछा गया था। और आरएस में आपका ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, 50 शब्दों में आपका क्वेश्चन आ सकता है। छठा क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के राज्यसभा के माध्यम से संसद में प्रवेश को आप कहां तक उचित मानते हैं? और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको 100 शब्दों में मिलता है, तो 100 शब्दों में आप कैसे लिख के आओगे? क्योंकि भारत में से बहुत सारे पीएम हुए हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, जो कि राज्यसभा के थ्रू संसद में पहुंचे हैं और फिर पीएम बने हैं। मतलब यहां पर इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से जाए तो ज्यादा बेहतर है या राज्यसभा से निर्वाचित होकर जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, किचन कैबिनेट से आप क्या समझते हो? फिर है ये क्वेश्चन, किचन कैबिनेट पूछा जा सकता है आपका 15 शब्दों के अंदर। इसी प्रकार छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट से आप क्या समझते हो? 15 शब्दों में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है क्या? इस टाइप से जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हाँ ना में जवाब नहीं देना होगा, बल्कि आप कैसे लिखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप पर चीजों को छोड़ दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना और मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना में क्या अंतर है? इसे ज्यादा आप इसमें से किसे ज्यादा उचित मानते हैं और क्यों? ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो मंत्रिमंडलीय शासन और प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना क्या होती है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक बार नेहरू ने कहा था कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री केंद्रीय धुरी कैसे स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब आप किस प्रकार से देंगे?
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राजनीति में 21 सदी में बहुत तेज चल रहा है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल गठबंधन सरकार के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वर्तमान में आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें हालांकि सिंगल पार्टी के पास बहुमत है, फिर भी वहां पर गठबंधन सरकार बनी हुई है। आप देखोगे बिहार में जो रूलिंग पार्टी है जिसके सीएम है सीएम नीतीश कुमार, उनकी पार्टी की संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर गठबंधन में मुख्यमंत्री है। आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, जबकि वो गठबंधन की सरकार है, उनकी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं है। तो ये गठबंधन सरकार से हम क्या समझते हैं उसको भी आपको यहां पर जानना चाहिए। फिर क्वेश्चन है, वर्तमान परिदृश्य में भारत में प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना तेज गति से बढ़ रही है, टिप्पणी कीजिए। जब टिप्पणी शब्द आता है तब आप अपना उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन जो है वो 100% यहाँ पर कमेंट शब्द होगा, और जब यहाँ पर कमेंट शब्द होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे। और फिर है, भारतीय संसदीय व्यवस्था के अनुसार पहले प्रधानमंत्री के पद का अस्तित्व में आता है या मंत्री परिषद, स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को जब स्पष्ट करना होता है तो ध्यान रखना तर्क देखकर उत्तर प्रस्तुत करना होता है, और जब कमेंट आता है तब हमें उस उत्तर के पक्ष, विपक्ष और उसके संतुलित दृष्टिकोण तक आपको चीजें प्रस्तुत करनी होती है। वो कैसे करनी होती है उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर जब स्पष्ट करना होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपको हमारी पूरी केंद्रीय मंत्री परिषद दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये वर्तमान की हमारी मोदी सरकार है। इसमें आप देख सकते हो ये उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं और ये हमारे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और पूरी आपको मंत्री परिषद दिखाई दे रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है क्या? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 15 शब्दों में पूछा जाए तो आप इसको कैसे लिख के आओगे? या सबसे पहले मैं ये कहूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो सबसे पहली बात होगी कि आप उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहां पर कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसमें कीवर्ड्स में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे जो आपको उत्तर में डालने ही डालने हैं। कीवर्ड्स में वो चाहे 15 हो, चाहे 50 हो और चाहे 100 हो। कीवर्ड्स में देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है भारतीय या भारत में संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली में आपको लिखना है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंतर्गत शब्द आएगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और फिर मंत्री परिषद में आप चाहें तो अनुच्छेद डाल सकते हैं, अनुच्छेद 74 एंड 75, 74 और 75। ध्यान रखना, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया है इसका एग्जैक्ट उत्तर आपके सामने आगे दिया गया है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने एज इट इज उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। क्वेश्चन क्या है कि क्या केंद्रीय मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है? तो आप इसको कैसे लिखोगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित की गई है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 74 और 74 में किया गया, 74 एवं 75 में किया गया है। अतः केंद्रीय मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको ये 5 चीजें यहां पर बोलना बहुत जरूरी। क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या सीधा अपनाई गई है, ऐसा है वैसा है, कि बजाय आप डायरेक्ट सबको जोड़ दीजिए। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, एवं इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। इस आधार पर या संवैधानिक आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद एक संवैधानिक संस्था है। तो यहां पर ये कैसी संस्था हो जाएगी? एक प्रकार की ये बेसिकली संवैधानिक संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
जिसका जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो वो संवैधानिक मानी जाएगी। यहां पर संस्था न भी लिखे तब भी ये ध्यान रखना ये संवैधानिक मानी जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? एक पॉइंट में आपको यहां पर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, उस केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन आते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें पीएम सहित सभी मंत्री आते हैं। पीएम सहित सभी मंत्री इसमें शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में पीएम सहित सभी प्रकार के मंत्री यहां पर शामिल होते हैं। तो जैसे ये हो गए पीएम, और उनके साथ में सबसे पहले ये जो ब्लैक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हो गए कैबिनेट मंत्री। तो पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, फिर आगे ये प्लस का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको ये हो गए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, फिर आगे राज्य मंत्री, फिर आगे उप मंत्री। मतलब प्रधानमंत्री एवं उनके सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह से बनकर बनने वाले निकाय को मंत्री परिषद कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन आरएस में पूछा गया है और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मंत्री परिषद यहां पर इसका अंतर जानना होगा आपको। इसका अंतर जस्ट आप देखोगे कि मंत्री परिषद जो है, इस मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें क्या होगा, उसमें पीएम प्लस केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है इतना, जिसमें पीएम और कैबिनेट मंत्री है, इस इतने से पार्ट को हम क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल कहेंगे। और अगर इतना पार्ट लेंगे, सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल कर लें, तब ये पूरा पार्ट जो है ये कहलाएगा आपका केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, लेकिन लिखते समय थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे आप आंसर राइटिंग करते समय यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने वहां पर उत्तर में ऐसे लिख दिया, इस साइड में ये मंत्री परिषद और यहां पर डाल दिया आपने ये मंत्रिमंडल। ये भी सही होगा, क्योंकि अंतर आपको डिफरेंस बताना है। जब डिफरेंस बताना हो तब आप इस प्रकार की छोटी टेबल बना करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे यहां पर मंत्री परिषद लिखना है नंबर 1, सबसे पहले इसमें पीएम सहित सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि इसमें लिखेंगे पीएम सहित केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। पीएम सहित केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये बड़ा संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक है, जबकि मंत्रिमंडल में आप लिखोगे ये छोटा निकाय है। ये छोटा निकाय है जिसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, मंत्रिमंडल को आप लोग ध्यान रखना, इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में इसको जोड़ा गया था। इसमें लगभग आप ध्यान रखना 75 से 80 लाख तक मंत्री होते हैं, जबकि सभी प्रकार के, और जबकि इसमें 20 से 25 ही सदस्य होते हैं। मतलब मंत्रिमंडल का आकार जो है वो बेसिकली छोटा होता है और मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। ये भी आप कह सकते हो, इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल, आपको पता है, केवल पीएम और कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ एक बड़ा अंतर यह भी है कि मंत्री परिषद जो है, जिसको संवैधानिक रूप से शक्तियां अधिक प्राप्त है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर उसके पास शक्ति कम है, क्योंकि तमाम बैठकों में डिसीजन जो लिए जाते हैं वो बेसिकली कैबिनेट में लिए जाते हैं।
मतलब अगर आपसे देखें कि सैद्धांतिक और संवैधानिक स्तर पर ताकतवर कौन है, तो सैद्धांतिक और वैचारिक स्तर पर मंत्री परिषद अधिक ताकतवर है, लेकिन ग्राउंड पर मतलब व्यवहारिक स्तर पर पीएम और उनके कैबिनेट मंत्री जो है वो डिसीजन में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये पूरा पार्ट आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन ये वाला पूछे कि मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हो, तब आपको लिखना है कैसे, ये इतना सा उत्तर यहां पर आएगा, ये वाला उत्तर। मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट से आप क्या समझते हो, तो आपको सबसे पहले जब मंत्रिमंडल पूछेगा तब आपको वहां पर मंत्री परिषद का उल्लेख जरूर करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आएगा, ये मंत्री परिषद का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, ये मंत्री परिषद का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इस पार्ट को आप इस पार्ट से अलग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इस पार्ट को इस पार्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, ये मंत्री परिषद का ही एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें केवल पीएम सहित कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये वास्तविक रूप में मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस शब्द को शामिल किया गया। उससे पहले ये शब्द नहीं था, ध्यान रखना आप लोग, ये शब्द पहले नहीं था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। अगर क्वेश्चन आपके सामने ये वाला हो और जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कहीं पर भी किसी बुक का सहारा लेने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सहारा बनेगा आपका संविधान। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो आप सबसे पहले आधार इसमें किसको बनाओगे, संविधान को। सबसे पहले आप आधार किसको बनाओगे, संविधान को आधार बनाओगे। और फिर एक पॉइंट आपको और लिखना होगा और वो होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये 2 पॉइंट यहां पर आपको डालने होंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे करूंगा, यहां पे लिखूंगा मूल संविधान में केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, कीवर्ड्स को आगे पूरा लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, और यहां पे लिख दिया कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। और फिर आपका यहां पर आएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके द्वारा ये किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या, मतलब ध्यान रखना पहले 2003 से पहले कोई बाउंडेशन नहीं है कितने मंत्री होंगे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या पीएम सहित, ध्यान रखना, मंत्रियों की कुल संख्या पीएम सहित लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहां पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछे और बहुत कम से कम वर्ड में हो कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो दोस्तों आपके सामने यहां पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो आपको बताना है मूल संविधान और एक आपको बताना है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपको कि सर मूल संविधान का उल्लेख क्यों करना पड़ेगा, यह बताने के लिए कि हमारा जो मूल संविधान बना था उसमें मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को तय नहीं किया गया था, यह पीएम पर डिपेंड था, ये पीएम की शक्ति थी वो कितने मंत्री रखें। लेकिन जब गठबंधन सरकारों का दौर आया तो छोटे छोटे दल जो सरकार को सपोर्ट करते थे वो इस बात पर सपोर्ट करने लगे कि हमारे मंत्री आप कितने बनाओगे। और ध्यान रखना, ऐसी ऐसी पार्टियां जिनके पास केवल 5 ही सांसद थे उनके लोग भी 2-2, 3-3 मंत्री बनने लगे, जिसके कारण मंत्री परिषद का आकार बड़ा होने लग गया। और जब मंत्री परिषद का आकार बड़ा होने लग गया, संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया था और उसके माध्यम से तय किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या पीएम सहित लोकसभा की कुल संख्या के
15% से अधिक नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सामान्यतः मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं। और मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन किसका है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का, किसका है, ये बेसिकली भारतीय राज्य व्यवस्था का है। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पूरा किससे संचालित होगा, तो भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पता है भारतीय संविधान से संचालित होगी। तो यहां पर आप संविधान का मेंशन जरूर करना, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का कितना प्रकार होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले भारतीय संविधान में मंत्रियों के प्रकारों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं। किसके बारे में, मंत्रियों के प्रकार के संबंध में। स्टार्टिंग कहां से करोगे, भारतीय संविधान से। मतलब इतना लिख दोगे तो भी आपका उत्तर हो गया, लेकिन चूंकि आपको बेस्ट आंसर वहां पर रिप्रेजेंट करना है और बेस्ट उत्तर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ चीजें और डालनी चाहिए। देखो, जैसे आप सबसे पहले हमने क्या लिखा, भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसकी बात हो रही है, ये बेसिकली बात जो हो रही है वो हो रही है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु ध्यान रखना यहां पर परंतु इंपॉर्टेंट होगा, परंतु सामान्यतः यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधान अर्थात प्रधानमंत्री के पास होती है और वह सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के मंत्रियों को बनाता है। जैसे उसमें आपको ये 4-5 प्रकार का मेंशन यहां पे कर देना है। जैसे एक मेंशन आपका हो गया कैबिनेट मंत्री, एक हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, एक मेंशन ये आपका हो गया। एक हो गया राज्य मंत्री और एक आपका हो गया उप मंत्री। कई बार कई प्रधानमंत्रियों ने डेप्यूटी मिनिस्टर की भी नियुक्ति की है। तो ध्यान रखना, अब अगर अंदर से बड़ा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कैबिनेट मंत्री और इनका कार्यों का डिवीजन कीजिए, तो कैसे करोगे आप। कैबिनेट मंत्री जो है ये सामान्यतः सबसे बड़ा अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर है ये कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में भाग लेता है। ध्यान रखना, ये कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में भाग लेता है और ये किसी और मंत्री के अधीन नहीं होता है, ये सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर होता है। इसके पास सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कैबिनेट जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री है और इससे मिलकर बनने वाले कैबिनेट मंत्री और प्लस पीएम के समूह को हम कहते हैं कैबिनेट। वो छोटे से छोटा होना चाहिए ताकि व्यवहारिक स्तर पर डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, लेकिन फिर भी कई मंत्री छूट जाते हैं, कई अच्छे सांसद छूट जाते हैं, वो भी मंत्री बनना चाहते हैं, अब वो किसी के अधीन रह नहीं सकते, तो उनको कुछ ऐसा मंत्रालय दे दिया जाता है जो किस प्रकार का होता है, स्वतंत्र प्रभार वाला होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाला होता है। और ये राज्य मंत्री और उप मंत्री जो है, ध्यान रखना, ये किसी न किसी मंत्री के अधीन होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद के दृष्टिकोण से सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में अंतर क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब मैंने आपको एक चीज बताई, आप पॉलिटी में इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सबसे नजदीक किसके जाना, तो आपका उत्तर होगा संविधान के नजदीक। और संविधान की आप 2 अनुच्छेद लेना जहां पर इसके बारे में चर्चा की गई है। वो 2 अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद, एक आपका होगा 75, ध्यान रखना दोनों ही 75 हैं, दोनों ही 75 है। आप कहोगे सर हम समझ नहीं पाए कि दोनों ही 75 का मतलब क्या है, एक 75(2) है और एक 75(3) है। 75(2) में क्या दोस्तों, यहां पर 75(2) जो है वो बेसिकली बात करता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है।
जबकि 75 3 बात करता है किसकी, तो आपका उत्तर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। 75 3 बात करता है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। ये पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। अब यहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या होगा, देखो दो चीजें हैं, एक तो हो गया मंत्री और एक हो गई पूरी केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। यहां पर एक इंडिविजुअल मंत्री जो है वो बेसिकली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है और एक पूरी केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति होता है, ये इसमें अंतर है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्री जो है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व का यहां पर मतलब होगा कि मंत्री परिषद जो है वो बेसिकली, चाय बनाना एक बार, कि मंत्री परिषद जो है वो बेसिकली सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, ये इसका मतलब यहां पर दोस्तों आएगा। तो पहली बात, मंत्री राष्ट्रपति के प्रति और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां पर एक आप चाहें तो आप इसकी शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें उत्तरदायित्व को अत्यधिक वरीयता प्रदान की गई है। और यह उत्तरदायित्व दो प्रकार का है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व। जहां व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, अर्थात मंत्रियों को यदि अपना इस्तीफा देना हो तो वो राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जबकि मंत्री परिषद मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और इस क्रम में किसी एक मंत्री पर लगा आरोप पूरी मंत्री परिषद को संदेह के घेरे में लेता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई मंत्री संदेह के घेरे में आता है तो मंत्री परिषद जो है उसे जल्द से जल्द बाहर करके सामूहिक आरोप से बचने का प्रयास करती है। आप कहोगे सर यदि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है फिर भी वो अगर कुछ नहीं करी तो क्या होगा, तो इस स्थिति में आपको पता है विपक्ष जो है वो लोकसभा में अविश्वास मत लाकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना होगा कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व में डिफरेंस यहां पर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया अभी मैंने, ये बेसिकली आपकी आरएस 2021 के मेंस में आ सकता है, अगर 21 में मेंस हो गया तो। और ये पूछा किस में गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है कि क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद, उस केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधान जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो सरकार, और आपको पता है ये कार्यपालिका है, और इस कार्यपालिका जो है उस कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख जो है, नॉमिनल हेड जो है, औपचारिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद के पास होती है। अब यहां पर मैं एक बात ये बताने के बाद सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन उस पर आऊंगा, अभी मैंने उत्तर नहीं बताया है। क्वेश्चन क्या है कि कार्यपालिका की औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास में होती है। क्वेश्चन पूछा गया, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को
मानने के लिए बाध्य होगा। तो इस प्रकार के उत्तर को लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कहां चलना पड़ेगा? मैंने कहा कि जब भी आपको पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसमें अपने विचार को रखने के बजाय आप संविधान को सबसे ऊपर रखिए। और संविधान में जब आप जाओगे तो संविधान में 3-4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। संविधान में आपको आर्टिकल 75 को सबसे पहले याद कर लेना है कि 75 क्या कहता है। और 75 कहता है क्या? कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, देखो 75 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह उसमें लिखा हुआ है होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का मतलब अपने कृत्यों का पालन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्या? कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा एवं राष्ट्रपति अपने कृत्यों का पालन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। तो यहां पर कोई जैसे आपसे कहो आप ऐसा करोगे और आप ऐसा करोगे ही, इन दोनों में अंतर है। इसलिए जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब उनको ऐसा लगा कि देश का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए मना भी कर सकता है। इसलिए आपको यहां पर उल्लेख करना है, यहां पर एक और उल्लेख किसका करना है? आपको करना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या लिखा गया? कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मतलब इस एक्ट ने तो कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रपति को एक प्रकार का रबर स्टांप बना दिया था, एक प्रकार का रबर स्टांप यहां पर बना दिया गया था। लेकिन फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान में संशोधन हुआ वापस और आया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया और उसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब उसे पुनर्विचार की शक्ति यहां पर प्रदान कर दी गई। रिकंसिडरेशन मतलब उस सलाह को राष्ट्रपति वापस भेज सकता है, परंतु आप लोग यह भी ध्यान रखना, परंतु यदि वो सलाह वापस आ जाती है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो एक तो ये पॉइंट, और एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देती है राष्ट्रपति को, वो सलाह कोई किसी न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं होगा। मतलब यहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का पूरा प्रयास किया गया है। अब आप कहोगे सर ओवरऑल हमें लिखना कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास थोड़ा किंतु परंतु हो तो आप उसमें कहां पर जाएंगे? उसमें आप जाओगे संविधान के पास। और भारतीय संविधान क्या कहता है? आप लिखोगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। परंतु इस क्लॉज में बाध्यकारिता दिखाई न देने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
संसद के द्वारा 1976 में पास किया गया और उसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई, अर्थात वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु वो सलाह वापस अगर आ गई तो फिर राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये आज की तारीख में आपका इसका 100% उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपको पता होगा कि क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री के राज्यसभा के माध्यम से संसद में प्रवेश को आप कहां तक उचित मानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कहां तक उचित मानते हो। और मेरा अपना मानना है दोस्तों, आप जैसी कोई शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति जहां पर क्वेश्चन आप पर डाला गया हो वहां पर आप कहां पर जाना, तो मैंने कहा इंडियन पॉलिटी में सबसे बेहतरीन जगह जो है वो बेसिकली भारतीय संविधान है। मतलब आप अपनी भूमिका की शुरुआत कहां से कर सकते हो, भारतीय संविधान से कर सकते हो। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर क्या कहता है, तो यहां पर आप कैसे लिखोगे, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित की गई है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस क्रम में प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा या बिना चुनाव लड़े भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। पीएम के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से आ सकता है, और नहीं भी है तो वह ऐसे भी नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना होगा या 6 माह के भीतर निर्वाचित होकर आना होगा। लेकिन जब जब ऐसा हुआ तो ध्यान रखना, पीएम को राज्यसभा के माध्यम से भेजा गया। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के राज्यसभा के माध्यम से संसद में प्रवेश को आप कहां तक उचित मानते हैं। तो एक पहला पैरा तो आपका आ जाएगा इसके अंदर भूमिका में, और भूमिका आप किस पर छोड़ दोगे, भूमिका आप छोड़ दोगे संविधान के ऊपर। जो मैंने आपको बोला है उसको आप देख के लिख लेना। फिर आपका यहां पर आएगा एक पैरा, ध्यान रखना आप कहां तक उचित मानते हैं। तो ध्यान रखना कुछ हम इसको उचित नहीं मानेंगे, उचित नहीं मानेंगे, लेकिन खिलाफत नहीं करेंगे, खिलाफत नहीं करेंगे। कैसे लिखोगे आप, हम लिखेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस नाते यदि देश का प्रधानमंत्री जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, जनता का सीधा जनप्रतिनिधि हो, भारतीय समस्याओं से बेहतर अवगत हो, अपनी पार्टी का लोकप्रिय नेता हो, तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के माध्यम से आए, प्रधानमंत्री लोकसभा के माध्यम से आए तो ज्यादा उचित होगा। ध्यान रखना हमने उसको अनुचित नहीं ठहराया बल्कि ज्यादा उचित होगा। फिर एक पैरा आपको यहां पर बनेगा, उसमें आपको राज्यसभा के माध्यम से भी उसको उचित ठहराना है। कैसे लिखोगे, परंतु, परंतु, और ध्यान रखना इस पैरा के साथ जोड़ने के लिए आपको यहां पर परंतु जरूर लिखना है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति
जो जनता की समस्याओं से अवगत हो, जिसे संसदीय राजनीति का लंबा अनुभव रहा हो, अपनी पार्टी का सर्वसम्मत नेता हो, साथ ही साथ राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों की राजनीति में प्रवेश के इस युग में यदि राज्यसभा के माध्यम से भी कोई बेहतरीन जनप्रतिनिधि राज्यसभा के माध्यम से भी संसद में प्रवेश करता है तो इसे अनुचित नहीं माना जाएगा। तो मतलब आपने क्या किया, आपने दोनों साइड दिखा दी। ये आपका बेहतरीन उत्तर होगा। ये बेसिकली 2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, किचन कैबिनेट से आप क्या समझते हैं? किचन कैबिनेट से आप क्या समझते हैं? तो सपोज कीजिए, सबसे पहले किचन कैबिनेट में कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये आप लिख देना, ये बेसिकली संवैधानिक शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, ये संवैधानिक शब्द नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि असंवैधानिक है, ये संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है किचन कैबिनेट का, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब तो आप किचन कैबिनेट में फिर है क्या ये, तो आप बताओगे ये एक अनौपचारिक निकाय है। ये बेसिकली एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें कौन भाग लेता है? जिसमें पीएम कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री, पारिवारिक मित्र, पार्टी सदस्य आदि से मिलकर बनती है। और ध्यान रखना ये बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या लिखोगे आप। किचन कैबिनेट संसदीय शासन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला एक अनौपचारिक निकाय है। एक ऐसा शब्द है जो कि एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें पीएम सहित कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री, उनके कुछ पारिवारिक मित्र, पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य मिलकर सरकार की डिसीजन मेकिंग को मजबूत करते हैं। इसी को किचन कैबिनेट कहा जाता है। जैसे आप देखोगे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी खुद प्लस सतीश धवन उनके साथ हर समय हुआ करते थे। सतीश धवन प्लस उनके कुछ खास मंत्री मिलकर के निर्णय लेते थे, उसको हम कहते थे किचन कैबिनेट। फिर किचन कैबिनेट जो निर्णय लेती थी उसको कैबिनेट में पास करा दिया जाता था, और जो कैबिनेट में होता था उसको किसको बताया जाता था? मंत्री परिषद को बता दिया जाता था कि हमने डिसीजन लिया है, और डिसीजन पहले ले जाते। जैसे आज की तारीख में आप देखो कि मनमोहन सिंह के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय सोनिया गांधी और गठबंधन के कुछ प्रमुख नेता मिलकर के डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते थे, उसको किचन कैबिनेट कहेंगे। जैसे आज की तारीख में हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी साहब प्लस अमित शाह प्लस मान लीजिए आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, तो मोहन भागवत जी, और प्लस सपोज कीजिए कि वैसे हमारे पीएम जो है वो शादीशुदा नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा हो जिसका पति और पत्नी ने भी वहां हस्तक्षेप किया हो, तो वो भी इसमें शामिल होके, और कुछ महत्वपूर्ण मित्र। जैसे आप देखोगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे तो ब्रजेश मिश्रा हर मीटिंग में हुआ करते थे, जबकि ब्रजेश मिश्रा कैबिनेट मंत्री नहीं थे। तो जब ये एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री, उनके कुछ महत्वपूर्ण विश्वास पात्र कैबिनेट मंत्री, पारिवारिक मित्र और कुछ पार्टी सदस्य मिलकर सरकार की निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। किचन कैबिनेट एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह आपको यहां पर बताना है।
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। छाया मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय शैडो कैबिनेट? छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? तो ध्यान रखना, छाया मंत्रिमंडल शब्द जो है ये बेसिकली संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ही आने वाला एक शब्द है। संसदीय शासन प्रणाली, पहले मैं आपको समझा दूं फिर बता दूंगा कैसे लिखना है आपको। और स्पेशली आपको पता है किस देश से हमने लिया है, तो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, आप देखो, जैसे ब्रिटेन में जहां पर संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर संसद जरूर होगी, और संसद में जिसके पास बहुमत होगा, जिस पार्टी के पास बहुमत होगा उसको हम कहते हैं सत्ता पक्ष, और जिस पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा उसको हम कहेंगे विपक्ष। तो अब सत्ता पक्ष क्या करेगा? सरकार का निर्माण करेगा। और सत्ता पक्ष जब सरकार का निर्माण करेगा तो सरकार के अंदर आप देखिए, जैसे सरकार में वो पीएम का पद होगा, सरकार में विदेश मंत्री का पद होगा, रक्षा मंत्री का पद होगा, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो यहां पर विपक्ष भी क्या करेगा? एक शैडो कैबिनेट बनाएगा, शैडो कैबिनेट। और उस शैडो कैबिनेट में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस का जो विपक्ष का नेता होगा वो बेसिकली विपक्ष की ओर से पीएम का काम करेगा। और उसका काम इतना ही होगा कि वो पीएम की हर गतिविधि का माइक्रो एनालिसिस करे कि कौन सी पॉलिसी जो है उसकी आलोचना की जा सकती है, कौन सी पॉलिसी जनता के खिलाफ है। जैसे विदेश मंत्री होता है तो विपक्ष भी अपना एक फॉरेन मिनिस्टर बना देगा। उस फॉरेन मिनिस्टर का केवल इतना काम होगा कि वो ब्रिटिश विदेश मंत्री का ध्यान रखेगा। जैसे आप देखिए, यहां पर ये मेजॉरिटी ब्लॉक है, मतलब वो पार्टी जिसके पास अधिक बहुमत है। तो जिसके पास अधिक बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। जिसकी सरकार बनेगी उसको हम कहेंगे सत्ता पक्ष, और जिसके पास बहुमत नहीं है उसको हम कहेंगे विपक्ष। अब यहां पर मैंने कहा कि जो सत्ता पक्ष यदि किसी व्यक्ति को पीएम बनाएगा तो विपक्ष भी इस पीएम पर नजर रखने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन को जिम्मेदारी दे देगा कि आप पूरी तरह से ध्यान रखना। साथ ही साथ जब सत्ता पक्ष अपना वित्त मंत्री बनाएगा तो विपक्ष भी अपना शैडो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाएगा, ताकि वो फाइनेंस जो विपक्ष वाला है वो इस फाइनेंस की एक एक गतिविधि को वॉच कर सके। साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होगा वो विपक्ष भी शैडो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाएगा, ताकि वो उस रक्षा मंत्री की एक एक गतिविधि का ध्यान रखा जा सके। इसके माध्यम से ध्यान रखना, जो सत्ता पक्ष अपना कैबिनेट बनाता है उसी के साथ विपक्ष भी अपना एक कैबिनेट बनाता है जिसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है। भारत में इसका प्रचलन नहीं है, भारत में इसका प्रचलन नहीं है। अब आप कहोगे सर हम इसको लिखेंगे कैसे? मान लीजिए ये क्वेश्चन मात्र 15 शब्दों में ही पूछा गया, मात्र 15 शब्दों में पूछा गया, तो आप कैसे लिखोगे? तो ध्यान रखना, जब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी प्रत्येक मंत्री स्तर पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए अपना मंत्रिमंडल तैयार करता है तो इसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। यह संसदीय शासन प्रणाली का ही एक भाग है और वर्तमान में यह ब्रिटेन में प्रचलित है। वर्तमान में कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर यह प्रचलित है। एक आपसे पूछे कि उप प्रधानमंत्री जिसको हम कहते हैं डेप्यूटी पीएम, वो उप प्रधानमंत्री का पद क्या संवैधानिक पद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या डेप्यूटी पीएम का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? क्या उप प्रधानमंत्री का पद क्या संवैधानिक पद है? तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आप इसके अंदर एक भूमिका बनाओगे। भूमिका टू द पॉइंट होनी चाहिए और भूमिका संविधान के नजदीक होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, सबसे पहले मैं चला गया संविधान में, तो संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। सबसे पहले क्या, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का
संवैधानिक उल्लेख नहीं है, परंतु समय समय पर अनेक राजनीतिक कारणों एवं गठबंधन परिस्थितियों के कारण भारत में कई बार उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है या उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। वह अब ये काम क्या करता है? ये प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की अध्यक्षता करता है एवं वह सभी कार्य करता है जो पीएम करता है। कब? जब पीएम अनुपस्थित होता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा साथ ही साथ ये तब आता है जब एक ही पार्टी में दो समकक्ष व्यक्ति पीएम पद के दावेदार हों। उस स्थिति में पार्टी का बंटवारा ना हो, इसलिए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री और दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन हकीकत में जो उप प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है। वो शपथ किसकी लेगा? वो बेसिकली कैबिनेट मंत्री की शपथ लेता है। आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या प्रधानमंत्री की मौत के बाद उप प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री की मृत्यु के तुरंत पश्चात उप प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री के पद के साथ ही, प्रधानमंत्री की मौत के साथ ही वह पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और फिर दोबारा से राष्ट्रपति के सामने दावा पेश करके उस उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन पहले नहीं बनाया, सीधा नहीं होगा। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के मरते उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, वैसा भारत में नहीं होगा। और क्या अभी तक भारत में उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप कुछ एग्जाम्पल देकर भी बता सकते हो, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाईवी चौहान, देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो है भारत में उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत अच्छा है, और ये आपका जो आएगा क्वेश्चन, तो ये बेसिकली आपको 150 शब्दों में आ सकता है। 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, 150 शब्दों में। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना और मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना में अंतर क्या है? इसमें ज्यादा उचित आप किसे मानते हैं और क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई वो मूल्यांकन नहीं है, सीधा आपको उत्तर लिखना है। लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए टिपिकल तो है। शुरुआत क्या करोगे? सबसे पहले हम जाएंगे इसमें भूमिका में, तो भूमिका में हम चलेंगे भारत में, और भारत में अपनाई गई है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है उसमें कार्यपालिका जो होती है ना, उस कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो बेसिकली किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये तो आप लोग इसकी एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन आएंगे दोस्तों? तो मैं कहूंगा पीएम प्लस सभी मंत्रियों से मिलकर बनने वाले समूह को हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप भूमिका बनाओगे क्या कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री एवं उसके सभी मंत्रियों से मिलकर बनने वाले निकाय में निहित होती है। निकाय में निहित होती है, निकाय में निहित होती है। ये पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? आपको एक तो बताना है मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना क्या है। मंत्रिमंडलीय शासन, और एक होता है प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना। ये दो चीजें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना भी किससे निकलती है? संसदीय शासन प्रणाली से। और यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व। और वो भी बेसिकली जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व सामूहिक और निजी उत्तरदायित्व दोनों को यहां पर अपनाया गया है।
आप लोग ध्यान रखना, मंत्री पहले आपसे पूछे कि मंत्रिमंडलीय शासन की अवधारणा क्या होती है। मंत्रिमंडलीय शासन की अवधारणा क्या है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली का ही रूप है जिसमें पीएम और उसके तमाम प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनने वाले समूह को हम मंत्रिमंडल कहते हैं, या आप कैबिनेट भी कह सकते हो। इस क्रम में तमाम निर्णय प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों से सलाह और समन्वय के बाद निर्णय लेता है ताकि उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार की शासन की संकल्पना को संसदीय शासन में मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना कहते हैं। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब पीएम जो है वो प्रधानमंत्री बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हो, पीएम लोकप्रिय नेता हो, प्लस उसकी पार्टी पर भी बहुत अच्छी पकड़ हो, तो उस स्थिति में आप लोग ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की तुलना में मंत्रिपरिषद की स्थिति लगभग कमजोर होने लगती है और पीएम स्तर पर ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए जाते हैं। वहां पर मंत्रिपरिषद के स्तर पर निर्णय लेना केवल औपचारिकता होती है, अर्थात प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता और पार्टी पर पकड़ के कारण वो जिसको चाहे कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। इस स्थिति में मंत्रिपरिषद की भूमिका या मंत्री की भूमिका औपचारिकता मात्र रह जाती है और पूरी निर्णय प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की भूमिका बढ़ जाती है। इस प्रकार के शासन की संकल्पना को प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना कहते हैं। इस प्रकार की संकल्पना क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना कहते हैं। जैसे आप देखोगे, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और उसमें आप बुरा मत मानना। जैसे जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो जवाहरलाल नेहरू के समय भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि जो नेहरू ने कह दिया वही माना जाएगा। लेकिन आप जब देखोगे मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना आ रही है मोरारजी देसाई के समय, मतलब मोरारजी देसाई इतने लोकप्रिय नहीं है लेकिन वो एक पार्टी के नेता है। और ध्यान रखना, जनता जो वोट देती है किसी व्यक्ति को नहीं देती है, जनता वोट पार्टी को और एक सामूहिक उत्तरदायित्व को देती है। अब आप देखोगे इंदिरा गांधी के समय तो ये अवधारणा और अधिक मजबूत होने लग गई थी। और आपको पता है वर्तमान दौर में कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत वर्तमान में संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वर्तमान हमारे जो पीएम है वो बहुत अधिक लोकप्रिय है, बीजेपी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और पार्टी पूर्ण बहुमत में है। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में हमारी संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन की ओर बढ़ रही है। लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है, आप किससे उचित मानते हैं? तो ध्यान रखना, आप इसमें इसी को उचित मानना, क्योंकि यहां पर सामूहिक भागीदारी होती है। आप क्या लिखोगे, हम प्रधानमंत्री शासन की तुलना में मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना को अधिक उचित मानते हैं, क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, जबकि प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना में तानाशाही की ओर संकेत होता है। ध्यान रखना, वो चाहे इंदिरा गांधी ने, आपको पता है उस समय देश में आपातकाल लागू कर दिया था, तो वो पॉइंट आपका वहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, गठबंधन सरकार, वो भी इसी का पार्ट आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो, ये जो कड़ियां मिली हुई हैं ये अलग अलग पार्टियां हैं। जैसे आप देखोगे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बना ली, तो ये अलग अलग कड़ियां, इन कड़ियों को जोड़ दिया गया। अगर इसमें कोई भी एक कड़ी कमजोर होगी तो पूरी सरकार कमजोर होगी। आप देख सकते हो, मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया है, तो वहां पर तीन एक दूसरे की विरोधी पार्टियां आप देख सकते हो, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और जो शरद पवार की है, और जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने आपस में हाथ मिला लिया। ये बेसिकली किस प्रकार की सरकार हो गई? गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट। और ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया कि अभी आप देख रहे होंगे कि
भारत में एक बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार है, मैं नाम भूल रहा हूं, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर वर्तमान में वापस बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले बातचीत जो की है वो की है शरद पवार से। और शरद पवार के माध्यम से चाहते हैं कि 2024 के अंदर भारत में जो चुनाव हो, 2023 के अंदर, उन चुनावों के अंदर बेसिकली गठबंधन सरकार को लाया जाए। किसके सामने? मोदी सरकार के सामने। आप देख सकते हो अटल जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, और मैं कह सकता हूं अटल बिहारी वाजपेयी पहले सफल प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी गठबंधन सरकार के कार्यकाल को पूरा किया। हालांकि न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं का माना जाता है। तो आप देख सकते हो जॉर्ज फर्नांडिस को, जम्मू कश्मीर के नेता अब्दुल्ला को, ये सब एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन इन्होंने हाथ मिला लिया। तो यहां पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है? वो बन सकता है आपका ऐसे, एक मिनट सॉरी, वो आपका बन सकता है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल गठबंधन सरकार के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब भी स्पष्ट कीजिए शब्द आएगा तब स्पष्ट मतलब क्लियर इट। और मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है। तो इस स्थिति में ध्यान रखना, आप सबसे पहले जब भी स्पष्ट करना हो तो आप तर्क देकर उससे प्रस्तुत करोगे। अब इस क्वेश्चन के पार्ट देखिए, आप कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? तो पहली बात आपको यहां पर गठबंधन सरकार की एक परिभाषा यहां पर लिख देनी है। मतलब गठबंधन सरकार किसे कहते हैं उसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आप यहां पर लिख दोगे। फिर यहां पर एक पैरा आप पूरा डाल दोगे कि गठबंधन सरकार जो है उस गठबंधन सरकार के बेसिकली सकारात्मक पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। और एक पैरा आपका यहां पर होगा, उसमें आप डालोगे कि गठबंधन सरकार के बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, नकारात्मक बिंदु क्या है। और फिर आपका यहां पर एक आ जाएगा संतुलित दृष्टिकोण, आप वहां पर लिख दोगे। अब सबसे पहले आप कहोगे सर हम इसकी गठबंधन सरकार की सर पॉजिटिव में हम क्या लिखेंगे वहां पर? सबसे पहले तो हमें परिभाषा में क्या लिख के आएंगे? जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर, क्या लिखोगे? जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और गठबंधन चुनाव के बाद भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि वर्तमान में एनडीए में कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले गठबंधन कर लिया। जैसे बिहार के अंदर बीजेपी ने जनता दल यू के साथ में कर लिया, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ में किया था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में किया था, ठीक है। और कई बार गठबंधन चुनाव के बाद भी हो सकता है। जैसे आप देखो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार थी, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन था और जनता के सामने गठबंधन के रूप में सामने गया, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस का सरकार बना ली। तो आप देख सकते हो क्या लिखा, जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है। चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद में भी हो सकता है। गठबंधन सरकार की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में आई थी। अब उसके बाद आप यहां पर इसके सकारात्मक पॉइंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, तो आप लिखोगे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है एवं भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज है जिसमें कई प्रकार की संस्कृति, भाषाई और विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। अतः गठबंधन सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं, सभी जातियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि उन्हें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का सपना साकार हो सके। साथ ही साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से गठबंधन सरकार अपना न्यूनतम लक्ष्य को भी पूरा कर सकती है।
ये आप लिख सकते हो सकारात्मक में। नकारात्मक में क्या होगा दोस्तों, ऐसी पार्टियां जिनके विचार और जिनके सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी होते हैं, वो अवसरवादिता पाकर सरकार बनाने के लिए लोभ और लालसा के लिए एकजुट हो जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक होता है। साथ ही साथ जनता जिन लोगों के लिए चुनाव लड़ती है, जिन लोगों की आपस में दुश्मनी मोल लेती है, चुनाव के बाद उनका दुश्मनी दलों से या अपनी विपक्षी दलों से मिल जाना, जिसके कारण आम आदमी का लोकतंत्र से मोह भंग हो जाता है। साथ ही साथ गठबंधन की सरकार में जातिवाद और क्षेत्रवाद को कई बार बढ़ावा मिलता है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए दुखदायी है। अतः स्पष्ट है कि गठबंधन सरकारें लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवश्य है, परंतु इनकी कुछ सीमाएं होंगी। यह आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में भारत में प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना तेज गति से बढ़ रही है। टिप्पणी कीजिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर शब्द यहां पर आता है टिप्पणी कीजिए, तो दोस्तों ध्यान रखना, टिप्पणी शब्द जो है उसका इंग्लिश वर्जन कमेंट होगा, और कमेंट शब्द जब आएगा तो जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको उसके पक्ष में भी आपको लिखना है कि हाँ कुछ हद तक ऐसा देखने को मिल रहा है, फिर आपको विपक्ष लिखना है, और फिर आपको एक संतुलित दृष्टिकोण वहां पर व्यक्त करना होगा। संतुलित दृष्टिकोण वहां पर व्यक्त करना होगा, और इसका उत्तर मैंने पीछे बता दिया, आप उस हिसाब से इसको ले सकते हो। वर्तमान परिदृश्य का मतलब क्या होगा, 21वीं सदी के बदलते परिवेश में, 21वीं सदी के बदलते परिवेश में ये आएगा। ये इसको आपको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री अस्तित्व में आता है या मंत्रिपरिषद, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, आप कहोगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है, परंतु इस प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेता है, और पीएम की शपथ के बाद उसके अन्य कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं। अर्थात सबसे पहले प्रधानमंत्री अस्तित्व में आता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री अस्तित्व में आता है, उसके बाद मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। साथ ही साथ यदि पीएम अपना इस्तीफा दे दे या पीएम की अचानक मृत्यु हो जाए, तो इस स्थिति के अंदर भी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, और वह पार्टी, जिस पार्टी से वो पीएम था, उस पार्टी को दोबारा मौका दिया जाता है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे और अपना पीएम प्रस्तुत करे। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि बेसिकली सबसे पहले पीएम अस्तित्व में आता है, उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। ये पूरा मैटर आपके सामने है दोस्तों। जितना मैंने बोला, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जितना पॉइंट है, जैसे आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 75 क्या है, ये पूरा आपको मैटर के रूप में यहां पर दिया गया है। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद आकार का कोई प्रावधान नहीं था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यह कर दिया गया है कि 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा की संख्या से। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर ये स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा गया है, यहां तक कि टेबल बनाकर के रिप्रेजेंट आपके पास किया गया है। ये देखो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अंतर। एक मैंने आपको कहा था किचन कैबिनेट से आप क्या समझते हो, तो किचन कैबिनेट की पूरी परिभाषा यहां पर है। ये एक अनौपचारिक निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसमें पीएम, उनके प्रभावशाली विश्वासपात्र मंत्री, पारिवारिक मित्र आदि से मिलकर बनती है। ये प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है ये मैंने वहां समझा दिया, यहां पर इसको आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व का पूरा जो क्वेश्चन था वो यहां पर आपके सामने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट है। पीएम के पद के बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहां पर दे दिए गए हैं। तो ये पॉइंट्स आपके, एक क्वेश्चन जो मैंने वहां समझाया था, मंत्रिमंडलीय शासन की संकल्पना क्या है, इसकी तुलना प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना से कीजिए, लगभग सेम वही उत्तर यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया है। इससे आप सहारा ले सकते हो कि वो क्वेश्चन क्या था। गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन की परिभाषा क्या होती है, विशेषता क्या होती है, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, ये पूरा पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएगा। उप प्रधानमंत्री कौन होता है, उसकी कौन कौन से संवैधानिक स्थितियां हैं और अब तक कौन कौन बने हैं उसके बारे में यहां दिया हुआ है। तो दोस्तों आज जो हमारी पूरी क्लास थी वो पूरी क्लास मैंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद को
पूरी तरह से फोकस करके आपने सामने प्रस्तुत की। और नव भारत निर्माण ने जो टारगेट बनाया है वो टारगेट बनाया कि किस प्रकार से आपको बेहतरीन से बेहतरीन भारतीय राज्य व्यवस्था के 15, 50 और 100 शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आज दोस्तों इतना ही, फिर एक पूरे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।